हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। और मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल नोस्ट्रॉम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण कारागार यंत्र। बच्चे, ये जो चैनल है इस पे हमने स्टार्ट कर रखा है डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें डेली एक फिजिक्स का पेपर होता है जो टॉपिक वाइज होगा। यहाँ जो टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ दो तरह से तोड़ा, एक 11th का पार्ट और एक 12th का पार्ट। एक पार्ट को तकरीबन एक हफ्ते तक लेके चलेंगे, लगातार 7 दिन वीडियो। जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं इस डीपीपी में डेली प्रैक्टिस पेपर में, वो सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सब कवर हो जाएंगे। यह कवर करेगा आपका एनडीए, एयरफोर्स और एयरफोर्स में एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप, एंड नेवी SSR, और ख़ास तौर से अभी जो एग्ज़ाम है वो NTPC रेलवे का। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी फिजिक्स पूछी जाती है। ठीक है, तो फिजिक्स में सिर्फ आप डीपीपी देखेंगे, देखना इस डीपीपी से कितने क्वेश्चन आपको दिखते हैं। मोस्टली पूरा पेपर आपको डीपीपी में दिखाई देगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। और जितना हो सकता है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब दोस्तों का सहयोग चाहिए, सहयोग है और सहयोग बरकरार रहना चाहिए। चलिए चलते हैं डीपीपी नंबर 12 पे। यह जो डीपीपी है यह क्लास 12th में जो पार्ट आता है जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं हम। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। मैं आपको बाइलिंगुअल में बताऊंगा, दोनों तरह की भाषा में। ठीक है, तो ये आधुनिक भौतिकी से क्वेश्चन है। याद रखना, जो दिल्ली मेट्रो को, जो DMRC को टारगेट करते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इसी वीडियो मतलब इस मॉडर्न फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं। जिन भाइयों ने दिया होगा उन्हें एहसास हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले कहते हैं इसमें व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद फॉस्फोरस। बच्चे, मैं ये सारा कॉन्सेप्ट अपनी वीडियोज़ में कवर करा चुका हूँ, अपने जहाँ मेरी क्लासेस कवर हो रही हैं। फिर भी मैं अपने YouTube चैनल पर भी इन सब को डिस्कस करूँगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए मज़ेदार आएगा, उन्हें तो ऐसा लगेगा सर बस हो गया। व्हेन द जर्मेनियम इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था, यहाँ ध्यान देना। एक होता है जैसे कहते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे करके बताया था। ये होता है ट्राईवैलेंसी। कौन सी वैलेंसी? ट्राईवैलेंसी। एक होता है 4 टेट्रावैलेंसी, जिसमें 4 आती हैं। कौन सा? कार्बन, कहे, शिव, जी, जर्मेनियम, सुने, पार्वती, PB, जिसे लेड बोलते हैं। एक होता पेंटावैलेंसी, 5 नए पुराने अखबार सब बिके, आर्सेनिक सब, और बिके मतलब बिस्मित। हमें जो मतलब है वो मतलब है सर इससे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कौन सी वैलेंसी में आते हैं जी? ओ जी बोलो, टेट्रा। ये ही हकीकत में दो जो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन्हीं को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन की घाटी बेंगलोर को कहा जाता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं वो सब बेंगलोर में होती हैं। ये जो टॉपिक है हमारा ये सेमीकंडक्टर से होगा, कहो तो मॉडर्न फिजिक्स से कह सकते हैं, अर्धचालक या आधुनिक भौतिकी। अब देखो, अगर इन 4 वालों में तुम 3 को मिलाओगे तो एक होल बन जाता है जो पॉजिटिव बनता है। अगर तुम 5 वाले को मिलाओगे तो क्या बनता है? पेंटा, मतलब क्या P टाइप मिलेगा तो क्या बनेगा? ये 5 वाले जब मिलेंगे, 4 में 5 वाले मिलेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? अरे सर बिल्कुल आएगा। बात समझ आई? अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो बच्चे उसे बोलते हम N टाइप। क्या बोलते हैं? N। याद रखो, वो जी N का मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर 4 वाले में 3 की मिलावट करी जाए, हमेशा मिलावट 4 वाले में ही होती है, डोपिंग जो होती है। अगर 3 वाली की मिलावट करी जाए तो उसे ट्राईवैलेंसी करी जाए तो उसे P टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P मतलब पॉजिटिव, वहाँ होल बनते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये कहता है अगर फॉस्फोरस को सिलिकॉन में मिलाओ या जर्मेनियम में मिलाओ। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, जर्मेनियम को फॉस्फोरस के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है?
जब जर्मेनियम को अशुद्धि के तौर पर मिलाया जाता है फॉस्फोरस को जर्मेनियम में, तो क्या होता है उस कंडीशन में? उस कंडीशन में क्या होता है? एक्सेस पॉजिटिव आ जाते हैं, नेगेटिव एक्सेस अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है, मोर नेगेटिव करंट कैरियर आ जाते हैं, या मोर पॉजिटिव। सर जी ऑप्शन डी पॉजिटिव तो हो नहीं सकता और ऊपर वाला पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो आते हैं। अरे भाई अभी बताया था फॉस्फोरस को जर्मेनियम में मिलाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर ले लिया होगा उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ऑप्शन तक देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं देख रखा, ठीक है, बाकी जिन्होंने देख रखा उन वो डीपीपी देखते रहें साथ साथ। जर्मेनियम में जब मिलाएंगे तो क्या हुआ? मोर नेगेटिव करंट कैरियर। करेक्ट आंसर इसका होगा सी। क्या होगा? सी। एक्सेस नेगेटिव चार्ज नहीं आता, मोर नेगेटिव करंट कैरियर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट चलता है। क्लियर है? फर्स्ट का आंसर होगा सी। अगला कहता है कौन सा ट्रुथ टेबल है जो रिप्रेजेंट करता है 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 और 1 1। याद रखना हकीकत में इसका जिक्र नहीं होता है 12th क्लास में, फिर भी हम बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा सी, एक्स नॉर गेट। कौन सा गेट? एक्स नॉर गेट। बात समझ आई? अच्छा, एक होता है एक्स और, ओ जी एक होता है एक्स नॉर। अब मेरी भाषा पे ध्यान देना, एक्स और का मतलब सेम टाइप जीरो, सेम टाइप जीरो, और एक्स नॉर में क्या आता है? डिफरेंट टाइप जीरो, डिफरेंट टाइप जीरो। बच्चे बात समझ आई नहीं आई? सेम टाइप जीरो, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, दो तरह के गेट होते हैं। क्लियर है? एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। अभी देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला सेम टाइप जीरो। अगर सेम टाइप जीरो तो वो क्या है? एक्स और। अगर सेम टाइप डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप जीरो हो रहा है और सेम टाइप का 1 बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्स नॉर कहते हैं। देखो 0 0 बेटा डिफरेंट टाइप है ना, 0 0 क्या है? सॉरी सेम टाइप, और सेम टाइप क्या आता है? 1 आता है। देख लो 1 और 1 क्या है? सेम टाइप। 1 और 1 क्या आएगा? 1 आएगा। डिफरेंट टाइप, एक 0 है एक 1 है, डिफरेंट टाइप क्या आता है? 0। दोबारा बोलूं भाषा, एक्स और जो होता है, एक्स और वो होगा जिसमें सेम टाइप जीरो, जैसे यहाँ होता है ना 0 0 0, और डिफरेंट टाइप क्या होगा? 1 होगा। एक्सक्लूसिव नॉर में यह केस उल्टा हो जाता है। बात समझ आई? याद रखो लोग आगे के लिए। करेक्ट आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन 3 कहता है द आउटपुट ऑफ गेट इज लो व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट। कहता है एक ऐसा गेट बनाइए, एक ऐसा गेट बनाइए जिसके इनपुट में कम से कम एक हाई हो, एक हाई होना चाहिए। मतलब दो ही तो होते हैं सर, एक हाई मतलब या तो 0 1 होना चाहिए या 1 0 होना चाहिए, और उसका आउटपुट जो है ना, उसका जो निर्गत है वो निर्गत क्या आना चाहिए? लो आना चाहिए। और बेटा बताओ 0 को लो बोलते हैं कि हाई बोलते हैं? 0 को बोलते हैं लो, मतलब 0 आनी चाहिए। मतलब 0 1 दें तो 0 आए, 1 0 दें तो 0 आए। जिन बच्चों को लॉजिक गेट की मेरी वीडियो नहीं देखी है वो देखेगा तभी समझ पाएगा। क्लियर है जी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? टेबल बना के देख लोगे तो करेक्ट आंसर इस टेबल का 3rd का क्वेश्चन बनता है, 3rd का बनेगा ए, नॉर गेट। नॉर गेट की टेबल पता क्या होता है? 0 0 1 0 1 0, उसके बाद 1 0 0, और 1 और 1 1 और 1 1 होता है। बात समझ आई? देख लो, कोई एक हाई होना चाहिए इनपुट में, है कि नहीं? एक हाई, लेकिन आउटपुट 0 आना चाहिए, मतलब आउटपुट एक्टिव लो होना चाहिए गेट का। बात समझ आई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसने गेट के लेक्चर अच्छे से पढ़े वो समझ पाएगा। और देखिए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, बूलियन अलजेब्रा दे रखा, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0, इनमें से कौन सा 0 के इक्वल नहीं है?
इससे पहले मेरी एक बात सुन लो। देखो बच्चे, एक थ्योरम होती है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है ब्रेक द लाइन। वो जी ब्रेक द लाइन, जैसे ये लाइन है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। क्या? दोबारा बोलो मेरे साथ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अगर ये लाइन टूटेगी तो इनके बीच का साइन बदल जाएगा। यहाँ डॉट है ना, जैसे ये लाइन टूटेगी तो इनके बीच में साइन बदल जाएगा। दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। चलो तो अब बताओ, पढ़ोगे? अच्छा, एक कोई लिखा होता है ए बार, बार के ऊपर बार आ जाए तो क्या हो जाता है? बार का मतलब उल्टा ही तो होता है। उल्टे के ऊपर उल्टा क्या आ जाता है? सीधा ए आ जाएगा। क्लियर है? ये बात तो बचपन से पता है। देखो ए और ए, ध्यान देना बच्चे, ए के ऊपर लगा हुआ बार, ए के ऊपर क्या लगा हुआ? बार। ए और ए का उल्टा कट के जीरो आ गया। बिल्कुल सर। ओहो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई क्या गया? जीरो आ गया सर। बिल्कुल। ऑप्शन सी देखो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। चलो, ए के ऊपर सर डंडा, ओहो प्लस वाला कैसे बदल जाएगा? डॉट। और ए बार के ऊपर बार। पहले एक बात बताओ, ये बात पची नहीं पची? भाई ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, लाइन को तोड़ोगे साइन बदल जाएगा। अच्छा, ये क्या बन गया? ये ए और ए बन गया कि नहीं बन गया? भाई उल्टे के ऊपर उल्टा, उल्टा ए बन गया। और ये उल्टा है, देखो ये वाला उल्टा और सीधा कट गया, फिर ये भी जीरो बन गया सर। कौन सा जीरो नहीं होना चाहिए? अच्छा, यहाँ देखना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ए डी की बात कर रहा हूँ मैं, डी वाले में देखो, इस वाले में देखो, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, लाइन ब्रेक कर दी सर। चेंज द साइन, लाइन ब्रेक कर दी ऊपर वाली, आधी जीरो पे आएगी, आधी इस पे आएगी। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा। और जीरो का उल्टा क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो बताओ, क्या ये जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर डी होगा। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? बहुत अच्छे से आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन ऑल द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर कहता है नैंड गेट जो होता ऐसे, एंड होता नहीं होता, एंड के आगे नोट लगा दिया। अगर नैंड गेट के दोनों इनपुटों को जोड़ दिया जाएगा तो यह गेट की टेबल बना लेना। जब तुम 0 देंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 1 देंगे तो 0 आएगा। तो यह किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? 5th का करेक्ट आंसर है ए। याद रखोगे? अच्छा, ऐसा भी होता है, ये तुम नैंड की बात कर रहे हो, अगर सर ये नॉर होता ना, नॉर और उसके दोनों पॉइंटों को जोड़ देते तब भी वो नॉट की तरह बिहेव करता। याद रखोगे ये बातें? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कैरियर वाले बच्चों से बता देता हूँ, वो वीडियो जो मॉडर्न फिजिक्स की कराई है पहले उन पर ध्यान दे ले बेटा, अच्छे से पढ़ लें। अगला कहता है कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं? सर 2 ही गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट। बिल्कुल सही बात। सर्वाधिक युग्म जो बनाते हैं यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। अच्छा, अगला कहता है ए नैंड गेट, ओहो देखो नैंड ऐसे होता नहीं होता, एंड के आगे सर जी नॉट। और ये रहा एक नैंड गेट फॉलोड बाय, नैंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दो। ये लो लग गया नॉट गेट लगा दो तो क्या बनेगा? भाई जो नैंड है उसका उल्टा कर देगा, नहीं कर देगा? और नैंड का उल्टा क्या रहेगा? एंड ही तो रहेगा। बी आंसर है। क्लियर है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8, एब्सोल्यूट 0 पर सिलिकॉन किसकी तरह बिहेव करता है? जब परम शून्य ताप होता है ना, उस टाइम सिलिकॉन। अच्छा बताना, सिलिकॉन है क्या? सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन कहाँ मिलता है? बेंगलोर में मिलता है। सिलिकॉन की घाटी बेंगलोर को कहते हैं। सिलिकॉन पता है एक अर्धचालक भी बिहेव कर सकता है एक कुचालक की तरह। कब? एब्सोल्यूट 0 पे। मैं आंसर बोल गया, बताओ एब्सोल्यूट 0 पे सिलिकॉन किसकी तरह बिहेव कर सकता है? एक इंसुलेटर की तरह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत रोधक का काम करता है। क्लियर है जी? तुमसे पूछेगा क्या कोई अर्धचालक कुचालक की तरह बिहेव कर सकता है या विद्युत रोधक की तरह बिहेव कर सकता है कभी? तुम कहोगे हाँ कर सकता है। कब? एब्सोल्यूट 0 पे, एब्सोल्यूट 0 पे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना,
विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी होता है। प्रतिरोधकता मतलब ये बात कर रहा है रेसिस्टिविटी की। किसकी? रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम है। विशिष्ट प्रतिरोध, एक होता प्रतिरोध, प्रतिरोध की बहन कौन थी? विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध की बहन कौन है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता कहो या विशिष्ट प्रतिरोध कहो। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है उसका ताप बढ़ाने से क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, सी। क्या होता है? चालकों में जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, चालक मतलब कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टरों में तो ताप बढ़ाने पर, ताप टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है और सेमी कंडक्टर में घटती है। करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एनर्जी बैंड जो गैप है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। भाई सबसे ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था सर जी, यूँ तो होना ही था। वो जी इंसुलेटर में होता है। 10th का आंसर सी। अच्छा किस में नहीं होता? किस में ऐसे चढ़ जाता है एक दूसरे के ऊपर गैप, ओवरलैप हो जाता है। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होता? मेटल होता। अभी क्या है इसका आंसर? सी। इंसुलेटर विद्युत रूप रोधक पदार्थ जो होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। जब कॉमन बेस होता है, बेस को ग्राउंडिंग किया जाता है, तब तो अल्फा बन के आता है। जब कॉमन एमीटर होता है, मतलब एमीटर पता है, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर हिंदी मीडियम कहता है उसे उत्सर्जक, ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा ये, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ये कॉमन एमीटर है। उत्सर्जक को कॉमन कर दें, ग्राउंडिंग कर दें, तो यहाँ से क्या बन के आता है? बीटा। तो ये अल्फा और बीटा के बीच में संबंध पूछ रहा है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा बी। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है इस पे, देखना इसी में एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा दे रखा है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगेगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं हम एम्पलीफायर की तरह, क्लियर है, तो उसका जब इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं आवर्धक की भांति, जब उसे इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 को बताओ। अच्छा एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और पी का मतलब क्या होता है? होल। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेस से कलेक्टर में, जैसे मान चलो एमीटर, बेस और कलेक्टर। क्या अच्छा नाम इसके रख दूं ऐसे कुछ, देखो ये रहा एन, पी और एन। अब सुनना ध्यान से बच्चे, ध्यान से सुनना। कहता है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बेस से कलेक्टर, बेस से कलेक्टर इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्या? अरे पी से सर जी कैसी बात कर रहे हो, पी से तो होल चलते हैं, ये हो नहीं सकता। होल मूव करेंगे एमीटर से बेस, एमीटर से बेस पे होल मूव करेंगे सर जी एन है यहाँ, और एन से पी, मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं होल नहीं चलते। ये बात ये हो नहीं सकता। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। बच्चे समझ पा रहे हो इसे? बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन चलेंगे मूव करेंगे कलेक्टर से बेस, कलेक्टर से बेस पे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, हाँ चल सकते हैं, चल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा लेकिन कलेक्टर से बेस कैसे चल जाएंगे? कलेक्टर तो आउटपुट है, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर 12th का बनेगा डी। होल मूव करेंगे कहाँ से कहाँ? बेस से एमीटर, बेस से एमीटर, पी, पी मतलब पॉजिटिव, यहाँ से होल मूव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होल का मतलब होता है कोटर, कोटर चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर बनेगा कोटर आधार से उत्सर्जक की ओर प्रवाह करते हैं। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कॉमन बेस। देखो एम्पलीफायर जो होता है ना, एम्पलीफायर जो होता है वो दो तरह से बनाया जाता है। एम्पलीफायर दो तरह से बनाया जाता है, एक कॉमन एमीटर करके, एक कॉमन बेस।
अगर कॉमन बेस से बनाया जा रहा है तो फेज डिफरेंस उसका 0 आता है। फेज डिफरेंस मतलब कालांतर कितना आता है? 0 आता है। और अगर यही बनाया जाता कॉमन एमीटर लेके तो कितना आता बेटा? 180। ये क्वेश्चन है कई बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना आएगा? 180। मतलब कॉमन एमीटर होता तो आंसर क्या लगाते तुम? पाई। लेकिन आज तो कुछ और ही बात आई। क्या आई? कि सर जी ये तो कॉमन बेस है और कॉमन बेस पे क्या लगेगा? 0। बोलो बात पची कि नहीं पची? क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा है फुल वेव। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर पूछा जाता है, रेलवे वाले बच्चे ध्यान देना, कोई और एग्जाम, हिंदुस्तान के अंदर कितनी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है जी? हिंदुस्तान में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति आती है, याद रखना ये बात। ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो रिपल फैक्टर बताओ, मूल आवृत्ति बताओ कितनी होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एफ कितना दे रखा है तुम्हें? 50 हर्ट्ज। तो बेटा टाइम फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है कि नहीं होता? 1/50। भाई समय आवृत्ति का उल्टा होता है 1/50। लेकिन जो ये रिपल फैक्टर है ना, इस रिपल फैक्टर में जब निकालते हैं तो इस रिपल फैक्टर का जो टाइम होता है ना, वो जो टाइम होता है ये नॉर्मल टाइम का आधा आता है, आधा आता है। अब ये कितना? टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू 1/50 रखोगे तो 1/100 बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। बताओ, ये टी डैश मान लो इसे, रिपल फैक्टर इसका, ठीक है। तो 1/100 आया बच्चे, इसका क्लियर है? तो बच्चे अब बताओ क्या आएगा? 1/100 और इस 1/100 को जब उल्टा करोगे, ये टी की वैल्यू थी, टी की वैल्यू 1/100 थी, तो बेटा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 हर्ट्ज आ जाएगी। सी आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न पदार्थों में से किसका बंधन एक समान है? कौन सा पेयर अच्छा लगता है? गुरुजी एक ही बात समझ में आ रही है यहाँ तो। हमें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या है? अर्धचालक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पीएन जंक्शन डायोड में जो होता है वो एक कैसा ग्राफ है? ओमिक ग्राफ है, नॉन ओमिक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? याद रखना ये एक ऐसा ग्राफ है जो बाबा ओम की जिसने कमी बताई थी। वी और आई के बीच में ग्राफ बनाते हैं, बाबा ओम ने कही थी देख भैया स्ट्रेट लाइन आता है। ऐसा ग्राफ जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक ग्राफ होता है। पता लगी जब यहाँ वी और आई में ग्राफ बना रहे थे तो वो आई से आया। कैसे आया? आई से। क्या ये सीधा है? नहीं। और ऐसा ग्राफ जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे उसे नॉन ओमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ओमिक। ऑप्शन बी। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है? एक नॉन ओमिक ग्राफ है। शाबाश। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जानते हो? शुद्ध वाला जो होता है। क्लियर है? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई मिलावट मिलाई जाए, अशुद्धि मिलाई जाए। क्लियर है? स्वाभाविक मतलब इंट्रिंसिक में कोई अशुद्धि मिलाई जाए तो कंडक्टिविटी क्या होगी? भाई जब अशुद्धि मिलेगी, मुझे याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, या तो 3, 4 और 5, या तो 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे। 4 को हटा के, जब 4 को हटा के 3 मिलेंगे तो एक होल बनेगा। होल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 4 को हटा के अगर तुम 5 मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक नेगेटिव बनेगा। अच्छा, दोनों ही केस में मिलावट मिलाने से, 3 की या 5 की मिलावट मिलाने से या तो होल बनते हैं, कोटर बनते हैं, या इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और होल और इलेक्ट्रॉन मिलावट जितनी ज़्यादा होगी, होल और इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा होंगे, तो होल इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा चलेंगे हमारे लिए करंट उतना ही बढ़िया रहेगा। मतलब उसकी चालकता उतनी अच्छी रहेगी, कंडक्टिविटी क्या रहेगी उसके लिए? उतनी ही अच्छी रहेगी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर। बोलो, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल बढ़ेगी। बात पची कि नहीं पची? बेटा एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसा नहीं इसका ये इसका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता पीएन जंक्शन में विद्युत धारा बढ़ने पर क्या होता है? अगर पीएन जंक्शन है देन द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। पीएन जंक्शन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा है। पीएन जंक्शन है, ये रहा पीएन जंक्शन, ठीक है। ये पी टाइप और ये एन टाइप, पी और एन जंक्शन है। इसमें
द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, V की वैल्यू क्या होती है? विद्युत धारा जब I बढ़ेगा सर जी तो V घटेगा, O घटेगा, ऑप्शन ए आ गया, बस कम हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, नहीं दिक्कत, नो दिक्कत। अच्छा, कहता है थिनर पार्ट बताओ जी ट्रांजिस्टर में, डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दिस इज P, दिस इज N और P। हकीकत में ऐसा होता है भाई, ट्रांजिस्टर देख लो तुम्हारे सामने है, हकीकत में ऐसा होता हमेशा। अच्छा, कौन सबसे पतला है? इसे कहते हैं एमीटर, इसे कहते हैं बेस और इसे कलेक्टर। एमीटर उत्सर्जक, आधार और कलेक्टर मतलब संग्राहक। क्लियर है? तीनों हिंदी में इंग्लिश में बता दिए। बताओ सबसे पतला कौन है? सर जी बेस है, बेस आधार। क्लियर है? सबसे ज़्यादा मिलावट किस वाले में होती है? बेटा याद रखना, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मिलावट होती है इस वाले में। सबसे ज़्यादा मिलावट किस में? बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, सबसे ज़्यादा मिलावट किस में? एमीटर में। सबसे पतला कौन? बेस आधार। सबसे बड़ा कौन? साइज में बड़ा कौन सा है? संग्राहक मतलब कलेक्टर। एक बार और बोलोगे? बताओ, एमीटर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मिलावट होती है, डोपिंग होती है, अशुद्धता होती है। अच्छा, बेस सबसे पतला होता है, सबसे बड़ा साइज में कौन होता है? कलेक्टर होता है। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आए तो तुम ना कर पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, और हम होने नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बच्चे एक बार ध्यान दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 में था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है? एमीटर और बेस के बीच में हमेशा, एमीटर बेस कलेक्टर, इन दोनों के बीच में होती है बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग, और इसमें होती है रिवर्स बाइसिंग। याद रखना ये बात। अग्र अभिनित इसे बोलते हैं फॉरवर्ड को, और पश्च मतलब बैकवर्ड, पश्च अग्नित बोलते हैं इसे। याद रखना, एमीटर बेस के बीच में फॉरवर्ड अग्र, बेस और कलेक्टर के बीच में क्या? रिवर्स बाइसिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 21 में कहता है द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन कंपैरिजन टू आउटपुट। कहता है जो उभयनिष्ठ में हम निकालते हैं ट्रांजिस्टर में, आउटपुट का इनपुट के साथ कैसा रिलेशन होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, लो एंड हाई। लो एंड हाई कंपैरिजन जब करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 22, एनपीएन ट्रांजिस्टर द एमीटर इज। ओहो भाई, तुम बताओगे इस बात को तो। एमीटर क्या है? क्वेश्चन में देख रहे हो, जल्दी बताओ, बस आपको मैं टाइम देता हूँ 3 सेकंड का। एमीटर ए सर जी स्लाइटली मोर देन कलेक्टर, कलेक्टर से थोड़ा सा बड़ा होता है। सर जी ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा कलेक्टर, उससे बड़ा, उससे छोटा एमीटर, और सबसे छोटा बेस, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अल्फ़ा। ओहो अल्फ़ा बीटा, बेटा बताओ, तुम्हें बताया था ना अभी, खुद ट्राई करना। बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। करोगे ना, आंसर आएगा इसका डी, 9 आएगा, 9। ठीक है जी। उसके बाद सी कहता है डिफ्यूजन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। जब पीएन जंक्शन का करते हैं तो उस कंडीशन पर धारा जो होता है उसका परिमाण से अधिक होता है। नहीं आई बात समझ? डिफ्यूजन करंट कब अधिक होता है? व्हेन द जंक्शन इज अनबाइज्ड, जब उसे बाइज्ड किया ना जाए। बाइज किन तरह का होता है? 2 तरह का, फॉरवर्ड और रिवर्स। अगर तुम उसे बाइसिंग नहीं करोगे ना तो जो डिफ्यूजन करंट है ना, क्लियर है, विसरण धारा जो है उसका परिमाण अपवरण धारा के परिमाण से अधिक हो जाता है। मतलब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा हो सकता है। कब हो सकता है? सर जब बाइसिंग ही ना करो। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पीएन जंक्शन इज मैक्सिमम। किस में मैक्सिमम होगा? जो विभव अधिकतम किस में होता है? प्राचीर मतलब रोकने का जो काम करता है, बैरियर का जो काम करता है, पोटेंशियल बैरियर किस में अधिक होता है? रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती, पता तुम्हें।
तो ये क्या होता है, ये सबसे अधिक होता है, विभव सबसे अधिक होगा। याद रखोगे ये बात, किसमें, रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में, उत्क्रम अभिनित की कंडीशन में। बोलो बात समझ आई नहीं आई। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, जितना हो सकता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण, यह एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे सभी बच्चों तक, सभी लोगों तक पहुंचाना, हमारा सहायता करना। हमारा फ़र्ज है कि जिन पे समय और संसाधनों की कमी है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये मंच प्रदान किया है। आप अपनी मेहनत करें, पढ़ लिख कर समाज का नाम रोशन करें और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। और चलते टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।